हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिक्स इंडिया। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाई थी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 देखिए। अगर आपने को उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं देन आप पार्ट 2 पे आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आज इस पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ओवरव्यू। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट। ओम्स लॉ आप सबके लिए नया कॉन्सेप्ट है। ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देन उसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, देन रेजिस्टिविटी। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस सर्किट में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस होते क्या हैं उसके बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, ये पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स क्योंकि इससे कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में भी और टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट में जैसे हमने पार्ट 1 में किया था क्वेश्चन एंड आंसर, वैसे ही इसमें भी लास्ट में हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। वैसे टॉपिक वाइज भी हम करते जाएंगे। हर किसी टॉपिक को जैसे ही एंड होगा, एंड होते ही हम उसके क्वेश्चन आंसर उससे related, जिससे आपको आइडिया रहेगी किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है यहाँ पर। अब हम चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं तो हमारा पहला टॉपिक है ओम्स लॉ। हमारा पहला टॉपिक है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ किसने इन्वेंट किया था? सबसे पहले तो ओम्स लॉ करा था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ये साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जैसे ही साइंटिस्ट के नाम में ओम आ रहा है तो उन्होंने इन्वेंट करा था। ऑब्वियसली बात है कि ओम्स लॉ ही उनका लॉ का नाम पड़ेगा। अब ओम्स लॉ हमें क्या बताता है? ओम्स लॉ हमें बताता है रिलेशन बिटवीन, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी से डिनोट कर रहा हूँ, तो आप कहना मत कि पोटेंशियल डिफरेंस ये पीडी है क्या। पीडी है पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, जिसको हम डेल्टा वी भी कहते हैं। ये बताते हैं ओम्स लॉ, मैंने बता दिया रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। अब इसकी डेफिनेशन सुन लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, क्या लॉ में उन्होंने क्या बोला था? तो उन्होंने कहा था इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लो through the conductor, the current flow through the conductor is directly, is directly proportional to the potential difference across its, एंड यहाँ पे भी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी से डिनोट करा है। ओके, अक्रॉस इट्स एंड्स। ओके, ये हो गई उन्होंने कहा था। अब मैं आपको समझा देता हूँ उन्होंने क्या कहा कि करंट अगर किसी भी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है या सर्किट में फ्लो हो रहा है, हर सर्किट अगर पूरा बना हुआ है सर्किट तो उसमें से करंट फ्लो होगा। वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जो इसके पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने एक, मान लीजिए सर्किट बनाया, प्रॉपर सर्किट है। ये यहाँ पे बैटरी, अब यहाँ पे जो बैटरी है इसके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसको हम वोल्टेज कहते हैं। ओके, ये जो होगा वो इसके अंदर जो करंट जा रहा होगा इस सर्किट में आई करंट जा रहा होगा। तो जो वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? करंट के। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे V बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे सर्किट में करंट भी बढ़ेगा। जैसे जैसे वोल्टेज घटेगी वैसे वैसे सर्किट में करंट भी घटेगा। ओके, अब मैंने ये, अगर आपको सिर्फ ये भी याद है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अगर आपको पेपर में याद आ जाता तो डेफिनेशन तो सिंपल सी बन जाती है। हाँ, डेफिनेशन में मैं एक चीज बताना भूल गया, अक्रॉस इट एंड व्हेन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। फिजिकल व्हेन फिजिकल क्वांटिटी remains
अनचेंज्ड, अनचेंज्ड, ठीक है। लाइक टेम्परेचर, लाइक टेम्परेचर, अगर ये ओम्स लॉ तभी फॉलो होगा जब फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट या अनचेंज, अगर फिजिकल क्वांटिटी अनचेंज नहीं हो रही इसके दौरान। जैसे बाय चांस अगर मैं कह देता हूँ, एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे टेम्परेचर की फॉर्म में, टेम्परेचर, ओके। टेम्परेचर से क्या कहना चाहता हूँ कि मैं, कि अगर बाई चांस टेम्परेचर बढ़ जाता है सर्किट में तो उससे इफेक्ट पड़ता है सर्किट पे भी, उससे इफेक्ट पड़ता है पोटेंशियल डिफरेंस पर भी। तो उससे क्या होगा, ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें किसी भी सर्किट में ओम्स लॉ फॉलो करवाना है तो उसके लिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर वगैरह सब कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, सब कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने से एक कांस्टेंट आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, जो कि होगा V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पर R क्या है, अब यहाँ पर R है रेजिस्टेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है। ये क्या है, हमारा कांस्टेंट आ गया था, हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था। अब जैसे ही हमने ये हटाया हमारे पास आ गया आर कॉन्स्टेंट, V इज इक्वल टू आई आर, हमारे पास फॉर्मूला आ गया जिससे हम आगे यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब हम इसको अगर चेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर, आर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो एक फॉर्मूला और आ गया हमारे पास, I इज इक्वल टू वी बाई आर। यहाँ से हमें क्या पता चला, जो I है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और हमें पता है आर क्या था, रेजिस्टेंस। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमें यहाँ से दिख रहा है ना V इंटू वन, वन बाय आर, ये जो वन बाय आर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ गया, ठीक है। मतलब क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, करंट क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, ओके। हमने वन बाय आर करा क्योंकि हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन करा, लेकिन हमने बाद में क्या कर दिया, वन अपॉन आर यूज कर लिया, जिससे हमें पता लग गया कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता करंट आर के तो हम सीधा सीधा लिख सकते थे आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, लेकिन वो नहीं है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमने क्या लिखा, वन अपॉन आर, ओके। अब जब हमने ये लिखा, इससे हमें क्या पता चला, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा सर्किट में वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होगी, वैसे वैसे बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। जैसे जैसे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे करंट कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की हम आगे पढ़ेंगे डेफिनेशन है कि वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, मतलब करंट के फ्लो को रिड्यूस करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हमारा जो टॉपिक आता है कि ग्राफ, मेन टॉपिक क्या है, ग्राफ ऑफ वी आई। पेपर में आ जाता है कि ग्राफ बनाओ किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। तो भैया वो कैसे बनेगा, वो बनेगा, मैं बना के दिखा रहा हूँ ऐसे। हमारे जो वाई एक्सिस पे हम लेंगे वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को, एक्स एक्सिस पर लेंगे हम करंट को, ओके। ये जो होगा ये हमारा क्या जा रहा है, बिल्कुल हमारा स्लोप हो गई, ये हमने यहाँ पे ले लिया थीटा, कोई एंगल होगा जिस एंगल पे ये हो गया हमारा आर रेजिस्टेंस, और जो एंगल होगा किसके बीच में, रेजिस्टेंस और करंट के बीच में, वो हमारी क्या कहलाएगी, स्लोप, वो क्या कहलाएगी, स्लोप, ओके। ये हो गया डायग्राम किसका, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कोई पीडी, करंट, करंट, ओके। ये मैंने बता दिया कि अगर वाई एक्सिस भी लिख दो, वाई एक्सिस एंड ये क्या, एक्स एक्सिस, ये हमारा बन गया ग्राफ, ओके। अब इस ग्राफ को इतना ही आता है, वैसे मेन जो अगर ग्राफ बनाने का आया आपको पेपर में इतना ही बनाना पड़ेगा। अब जो आ जाती है मेन बात रेजिस्टेंस की, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है,
रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/थीटा, मतलब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/थीटा। थीटा क्या था? थीटा था स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ जो मैंने ऊपर बनाया उसकी स्लोप है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला? रेजिस्टेंस क्या होगा? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के स्लोप के। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन आगे करूंगा, क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, आपको सिर्फ ग्राफ ऑफ वी आई ग्राफ में अगर पूछा जाए तो इतना ही लिखना है कि ग्राफ ऑफ वी आई, उसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लेना कि वाई, उसको आप इंग्लिश में लिख लेना कि वाई एंड एक्स एक्सिस बनाया जिसपे वाई पर पोटेंशियल डिफरेंस है, एक्स एक्सिस पर करंट है, स्लोप है किसके बीच में? वी आई ग्राफ का, थीटा स्लोप है। ओके, तो आप ये उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैंने पिछली जो स्लाइड कराई थी उसमें मैंने ग्राफ बताया था। अब अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक मैंने डायग्राम बनाया, यहाँ पर तीन स्लोप हैं। ओके, तीन रेजिस्टेंस है, लेट्स से R1, R2 एंड R3। ये हो गया हमारा करंट, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि इनमें से R1, R2 और R3 के बीच में रिलेशनशिप बताओ। अब उसको कैसे फाइंड करोगे कि भाई आर रेजिस्टेंस R1 बड़ा है, R2 छोटा है, R3 बड़ा है, मतलब इस टाइप से करना है आपको सोल्व कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा है कौन सा रेजिस्टेंस छोटा है। अगर आपको पेपर में आगे तो आप कैसे करोगे? बिल्कुल सिंपल है। मैंने पिछली स्लाइड में बताया था रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्लोप के। जैसे 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 स्लोप बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटेगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे स्लोप घटेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब इसमें से हमारे पास क्या है? R1। R1, तो हम R1 से लेके I तक के बीच में ये हमारा हो गया लेट से θ1। R2 के बीच में ये हो गया हमारा θ2। R3 से I के बीच में, एक्स एक्सिस के बीच में हमारा हो गया ये θ3। तीन एंगल मिले। R1 इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर क्या हो रहा है? R1 के केस में सबसे बड़ा थीटा किसका? सबसे बड़ा एंगल है कौन सा? θ1। θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। तो जिसका थीटा सबसे ज्यादा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम। R1 का रेजिस्टेंस सबसे कम, R2 का उससे ज्यादा, R3 का सबसे ज्यादा। आई होप समझ गए होंगे इसके बीच में रिलेशनशिप कैसे बताई। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ये हमारा आंसर। हमने पिछली स्लाइड में रेजिस्टेंस से रिलेटेड देखा था, ग्राफ से रिलेटेड कि कौन सा रेजिस्टेंस R1, R2, R3 में से कौन सा रेजिस्टेंस छोटा था कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा था। अब हम रेजिस्टेंस पे बात आई गई है तो हम अब रेजिस्टेंस पढ़ लेते हैं कि रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का काम होता है कि अगर किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट को रिड्यूस करना या उस करंट को अपोज करना। इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। इट इज अ it is a property of a conductor by virtue of which it opposes the flow of current or we can say charge through it. Okay,
ये हो गई हमारी डेफिनेशन कंप्लीट। जो मैंने आपको पहले समझाया था वो इसकी डेफिनेशन है। क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जिसकी वजह से किसी भी सर्किट में करंट का फ्लो या चार्ज का फ्लो अपोज करता है। रेजिस्टेंस का काम ये होता है। ओके, अब इसकी हम एसआई यूनिट क्या होती है, मेन जो एक नंबर में आ जाता है क्वेश्चन में। एसआई यूनिट होती है इसकी ओम, जिसको हम सिंबल में इस फॉर्म से दिखाते हैं। सिंबल में इस फॉर्म से दिखाने के बाद अब आ जाता है इसका फॉर्मूला। हमने पहले पढ़ा था ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। इससे हमने R का फॉर्मूला क्या बना, R इज इक्वल टू V बाई आई। हमारे पास ये आ गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम इसकी एसआई यूनिट, इन सब की एसआई यूनिट से हम देखें, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या, अगर बाई चांस आपके पेपर में आ जाता है 1 ओम की डेफिनेशन क्या है, 1 ओम की डेफिनेशन, तो आप क्या लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, फॉर्मूले में पुट करो 1। अगर रेजिस्टेंस 1 है तो रेजिस्टेंस 1 ओम, वोल्टेज क्या 1 वोल्ट, करंट क्या 1 एम्पियर। अगर इसकी डेफिनेशन आ जाती है पेपर में तो आपको सीधा सीधा लिखना है कि द रेजिस्टेंस ऑफ a conductor is said to be 1 ohm, is said to be 1 ohm if a potential difference of 1 volt across the ends of conductor makes a current of 1 एम्पियर। सिंपल 1 ओम कब कहेंगे, 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी, अगर किसी भी सर्किट के थ्रू 1 वोल्ट का हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं और उस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से उस सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे 1 ओम। उसको क्या कहेंगे हम 1 ओम। ये हो गई 1 ओम की डेफिनेशन। ओके, एक क्वेश्चन है ओम्स लॉ से रिलेटेड। अ रजिस्टर, अ रजिस्टर, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, अ रजिस्टर allows a current of 0.02 ampere to flow through it when when there is a potential difference of 10 volt between its end। और हमें फाइंड करना है व्हाट इज द रेजिस्टेंस। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आंसर सॉल्व करने से पहले सबसे पहले लिखना पड़ता है गिवन, कि हमें गिवन क्या क्या। क्वेश्चन में क्या लिखा है, रजिस्टर अलाउ अ करंट, करंट मतलब हमें गिवन है करंट कितना हो गया 0.02 एम्पियर। उसके बाद हमें क्या बोला है, टू फ्लो थ्रू इट व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, वोल्टेज हो गई कितनी 10 वोल्ट की। हमें फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है। हमने पहले किए, आर की फॉर्मूला क्या हो गया, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। सिर्फ हमें क्या करना है, पुट करना है। पुट करने के बाद हमारे पास R इज इक्वल टू वी कितना था 10, आई कितना था 0.02, डेसिमल गया ऊपर 20 और आ गई, 2 से कटने पर रेजिस्टेंस कितना आ गया 500 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ गया 500 ओम। ओके, मतलब आंसर जो रेजिस्टेंस आया हमारे पास कितना आया 500 ओम। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। अब जो इसके बाद मैंने क्वेश्चन करा दिया, क्वेश्चन जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और पेपर में भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं और वेटेज भी ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन करते जाओ, इससे आपका क्या होगा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो होगा वो होता है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर।
क्या होता है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। अब इससे क्या मतलब है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर से, एक मान लो एक हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, उसकी एक लेंथ है, लेट से एल, एल लेंथ है। हमारे को क्या पता है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये हमें पता है रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जितनी ज्यादा कम होगी लेंथ उतना कम रेजिस्टेंस भी होगा। तो अगर लेंथ बाय चांस लेंथ हो गई हमारी डबल, लेंथ हो गई एल हो गई हमारी 2L, तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा 2R, डबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा लेंथ हो जाती है हाफ, तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा हाफ। मतलब एक मेन जो बात है, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, टोटली डिपेंड करता है लेंथ पर, किसकी, कंडक्टर की। ओके। अब जो सेकंड फैक्टर आ जाता है जिसपे रेजिस्टेंस अफेक्ट करता है वो होता है एरिया, एरिया ऑफ अ कंडक्टर। अब मैंने पिछले फर्स्ट उसमें बताया था कि लेंथ बताया था, लेंथ पर भी डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर भी। एरिया क्या होता है, एरिया होता है कि लेट से कंडक्टर है, इसकी लेंथ है एल, लेकिन इसकी जो डायमीटर है, रेडियस है, ये जो सर्कल है, ये क्या हो गया इसका एरिया हो गया, इसकी कुछ रेडियस होगी। जितना ज्यादा एरिया होगा, आर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद एरिया कम होगा तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया एरिया ऑफ कंडक्टर पे, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद थर्ड जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ अ मटेरियल का, इसका नेचर ऑफ अ मटेरियल का। अब इससे मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है हमारा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, नेचर पर भी कर रहा है मटेरियल के। अगर कंडक्टर का कई सारे मटेरियल होते हैं जिनकी लो रेजिस्टेंस होता है, कई ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका हाई रेजिस्टेंस होता है, जिनका हाई रेजिस्टेंस होता है। तो नेचर टू नेचर, जो भी मटेरियल का नेचर होगा उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। ये वाला जो पॉइंट आता है वो आ जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। लेकिन इसके कई सारे केसेस होते हैं। केस वन, कंडक्टर का केस। कंडक्टर के केस में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। केस टू हमारे पास क्या आ जाता है, सेमीकंडक्टर्स का। अगर कोई मटेरियल होगा जो सेमीकंडक्टर से बना होगा तो उस केस में क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होगा। और जो थर्ड केस आ जाता है हमारे पास इंसुलेटर्स का, उसमें क्या होता है, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये तीन केसेस हो गए हैं। तीनों प्रॉपर्टीज को मिला जुलाकर हमारे पास फॉर्मूला बनता है। हमें पहले पता क्या चला, आर जो टोटली डिपेंड है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होने के साथ साथ रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो हमें इन दो चीजों से हमें क्या पता चला, जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। जैसे ही लेंथ ऑफ एरिया, लेंथ अपॉन एरिया आया, अब जैसे ही इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। वो कांस्टेंट क्या होगा, रो। वो कांस्टेंट क्या होगा, रो। अब रो क्या है, आर पता है रेजिस्टेंस, एल क्या है लेंथ हो गई कंडक्टर की, ये ए क्या है एरिया हो गया। तो रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जिसको हम आगे पढ़ेंगे।
ये जो फॉर्मूला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी इस पे सॉल्व होंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं कि रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी, अब ये क्या होता है? रेजिस्टिविटी जैसे मैंने बताया, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। इसमें रो क्या है? इसको हम रो कहते हैं, RHO। प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी? RHO, जिसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस of the conductor of unit length and unit area of cross section। अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस है कंडक्टर के जिसकी लेंथ है यूनिट, यूनिट मतलब 1 मीटर मान लो, 1 सेंटीमीटर मान लो, मतलब यूनिट लेंथ है। एंड उसका जो एरिया है वो क्या है? यूनिट एरिया है। ठीक है, यूनिट इन यूनिट को हम क्या कहते हैं? वन। वो कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, लेकिन यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। जिस तरीके से रेजिस्टेंस डिपेंड करती थी लेंथ पे, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती थी वैसे वैसे रेजिस्टेंस में चेंज आता था, जैसे जैसे एरिया बढ़ता घटता था वैसे वैसे रेजिस्टेंस में चेंज आता था। लेकिन रेजिस्टिविटी की केस में ऐसा नहीं है। रेजिस्टिविटी की केस में लेंथ और एरिया पे कुछ भी फर्क पड़े लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी? अगर इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। कंडक्टर के टेम्परेचर पे और कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड होगी रेजिस्टिविटी की। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा घटेगा तो रेजिस्टिविटी भी साथ साथ चेंज होगी। मटेरियल अगर हम चेंज करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, जैसे अलॉयज होते हैं, अलॉयज के पास क्या होता है? अलॉयज होते हैं, अलॉयज, उनकी क्या होती है? हाई रेजिस्टिविटी होती है, हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब जो होता है मेन प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी की, मेन प्रॉपर्टी होती है इट, मैं बता देता हूँ, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर वेरीज ओनली इफ इट्स टेम्परेचर चेंज। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तभी क्या होगी? मटेरियल की प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, जिससे क्या होगा? रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी। इंसुलेटर जैसे इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर के केस में, इंसुलेटर के केस में ग्लास हो गया, रबड़ हो गई, इनके केस में क्या होता है? ये हाई रेजिस्टिविटी होते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं हो पाता, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं हो पाता, ग्लास के थ्रू पास नहीं हो पाता, ना ही रबड़ के थ्रू पास हो पाता है। तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है? हाई होती है। और लेकिन जो कंडक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो होती है। उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो होती है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा जैसे जैसे इंसुलेटर से कंडक्टर, जैसे जैसे यहाँ पे ये ग्लास, रबड़ और यहाँ पे कंडक्टर्स आ गए, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया,
यहाँ पे क्या हो रहा है, साथ साथ मटेरियल चेंज हो रहा है, ग्लास से आयरन पे आए, रबर से कॉपर पे आए, मटेरियल चेंज हुआ, रेजिस्टिविटी भी चेंज हो गई। ठीक है, अब इन पे अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तब भी रेजिस्टिविटी पे फर्क आएगा। अब रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या होगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए था, रो एल बाई ए। तो यहाँ से रो की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, RA/L। अगर हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, हमारे पास अब आ गया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया RA/L, जिसको हम यूज करेंगे आगे फर्दर क्वेश्चन सोल्व करने में। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। रो की जो रेजिस्टिविटी की मैं एसआई यूनिट बता देता हूँ। एसआई यूनिट जो होती है रेजिस्टिविटी की, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो क्या होती है, वो होती है ओम मीटर। वो क्या होती है, ओम मीटर, या हम इसको कह देते हैं मो, जो कि है ओम का उल्टा, OHM, MHO। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि कंडक्टर के केस में, लाइक हमने ले लिया कंडक्टर्स, कंडक्टर के केस में हमने ले लिया सिल्वर। सिल्वर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी होती है 1.60 इंटू 10⁻⁻8। वैसे ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन पेपर में आपको गिवन होगा कि रेजिस्टिविटी इनकी क्या क्या है। जैसे कॉपर के केस में 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, जो कि रेजिस्टिविटी है, तो हम ओम मीटर यूज करेंगे या मो यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गए कई सारे ऐसे, कई सारे आगे और भी कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर हैं, जिनकी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होती है। ये पेपर में आपको दिया होगा अगर क्वेश्चन आ रहा है तो। रेजिस्टिविटी के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ohm at temperature 20 degree. If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will the resistivity of the metal at that temperature? मतलब क्या कह रहा है, लेंथ है, लेंथ क्या है 1 मीटर, 26 ओम क्या है, टेम्परेचर 26 ओम क्या है, रेजिस्टेंस है, कितने टेम्परेचर पर, 20 डिग्री टेम्परेचर पर, और डायमीटर क्या है वायर का, 0.3 मिलीमीटर। What will be the resistivity of the metal at that temperature? अब इसको हम सोल्व कर देते हैं। आंसर, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास लेंथ क्या दे रखी है 1 मीटर, रेजिस्टेंस क्या दे रखा है 26 ओम, टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद हमें दे रखा है डायमीटर जो कितना है 0.3 मिलीमीटर। अब इस मिलीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो ये क्या आ जाए 3 × 10⁻⁻4 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला हमें पता है रेजिस्टिविटी का, RA/L। ये हो गया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अब इसमें हमें सिर्फ पुट करना है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। R हमें पता है रेजिस्टेंस कितना 26, हमें एरिया क्या होता है πr²। R तो हमें दे नहीं रखा, डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर क्या हो गया, डायमीटर था 3 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर, और हमें डायमीटर के बदले क्या था, रेजिस्टेंस दे रखा, ओ आर दे रखा होता है, πr² एरिया होता है, तो ये क्या हो गया डिवाइडेड बाय 2। जो 2 था वो कहाँ चला गया, यहाँ पे, और उसका भी क्या हो गया स्क्वायर, इनटू लेंथ कितनी थी 1 मीटर। अब जो रो आया हमारे पास, सारे आंसर को सॉल्व करने के बाद हमारे पास, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टोटल वैल्यू जो हमारे पास आएगी रेजिस्टिविटी की, वो आएगी 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये क्या हो गया, रेजिस्टिविटी हो गई किसकी, उस मटेरियल की, किस टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ये हमारा रेजिस्टिविटी फाइंड हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है मेटल वायर की, लेंथ कितनी 1 मीटर, 26 ओम क्या है रेजिस्टेंस, टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, डायमीटर क्या है वायर का 0.3 मिलीमीटर। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी उस टेम्परेचर पर, हमें फाइंड करना है रेजिस्टिविटी। गिवन हमें पता था लेंथ हो गई 1 मिलीमीटर,
रेजिस्टेंस हो गया 26 ओम, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, डायमीटर 0.3 मिलीमीटर, जिसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो आ गया 3.10⁻⁻⁴ मीटर। फॉर्मूला हमें पता था रो का, रेजिस्टिविटी का, RA/L। अब ए जो होगा वो होगा एरिया, ये हो गया एरिया। एरिया में पूरा जो डायमीटर था वो क्या था, 3 × 10⁻⁻⁴। तो पाई आर जो स्क्वायर होगा वो क्या हो गया, पाई इंटू 3 × 10⁻⁴/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, पाई जो हमें पता है, पाई की वैल्यू भी आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी, जो कि क्या होगी 22/7 या 3.14 यूज कर सकते हो। तो सोल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, 1.84 × 10⁻⁻⁶ ओम मीटर। ऐसा यूनिट लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाफ या 1 नंबर डिडक्ट हो जाता है अगर आप ये नहीं लगाते हो तो। ठीक है, अब ये आपने कर लिया। अब ये था न्यूमेरिकल। अब रेजिस्टिविटी के ऊपर हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी करने वाले हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, अ वायर ऑफ मटेरियल हैविंग लेंथ L, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसका एरिया है A, और उसका रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम। ये हो गया फर्स्ट वायर का। अब सेकंड, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का वायर है दूसरा वायर भी, लेकिन उसमें क्या चेंज कर दिया, लेंथ चेंज कर दी और क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया, एरिया चेंज कर दिया, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें सेकंड वायर का नहीं पता, लेकिन हमें फर्स्ट वायर का हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रखा था। तो अभी हमें सोल्व करना है सेकंड रेजिस्टेंस क्या हुआ। आंसर सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें रेजिस्टेंस वन क्या होगा, रो L/A। तो अगर रेजिस्टेंस वन है, फॉर्मूला ये होता है रेजिस्टेंस वन का, हमें पता है R1 = रो L1/A1, लेंथ ऑफ A1 वायर और एरिया ऑफ फर्स्ट वायर। तो अब R1 करने के बाद हमें यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू। R1 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 4 ओम, रो L1/A1। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चला, ये केस आ गया, रो L1/A1 की वैल्यू क्या होगी 4 ओम। ये लेट से फर्स्ट। सेकंड केस में क्या होगा, केस टू में हमें रेजिस्टेंस नहीं पता, R2 = रो L2/A2। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। L2 क्या दे रखा है यहाँ पर, हमें दे रखा है कहाँ गया, L2 दे रखा है L/2, हाफ, लेंथ हो गई हाफ और एरिया हो गया डबल। ठीक है, R2 में पुट करते हैं, R2 = रो L2 में क्या हो गया L/2, लेंथ हो गई हाफ, एरिया हो गया डबल, एरिया जो था वो हो गया डबल। तो ये क्या हो गया, रो L/4A। R2 की वैल्यू क्या हुई, रो L/4A। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड को, हमने क्या करा यहाँ पे, हमने कंपेयर करा किसको, फर्स्ट एंड सेकंड को। कंपेयर करने पे हमें क्या पता चला, R1/R2, ये कंपेयर करेंगे हम, इज इक्वल टू रो L1/A1 इंटू A2/रो L2। ठीक है, ये हुआ हमारा कंपैरिजन। अब इसमें फॉर्मूले से हमें जो पता चला था, पहले हमने फाइंड करा था, R1 की वैल्यू क्या 4 ओम, R2 हमें फाइंड करना है। रो में क्या हो गया, रो L लेंथ थी, एरिया क्या था A, इनटू सेकंड केस में क्या हुआ, R2 के केस में हमें पता चला A2 क्या हो गया, एरिया क्या था 4A, और नीचे क्या आ गया रो L। ठीक है, अब क्योंकि R2 का यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने R2 की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी, और यहाँ पे क्या करी थी हमने R1 की वैल्यू पुट करी। अब A से A कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया। अब R2 जो होगा, R2 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, 4 = 4R2। R2 की वैल्यू क्या हो गई, जब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 4 जाके उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, तो R2 की वैल्यू क्या आ गई, R2 की वैल्यू आ गई 1 ओम। मतलब हमने फाइंड कर दिया कि जो रेजिस्टेंस होगा R2 का वो क्या होगा 1 ओम। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
एक बार मैं फिर से आपको क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था अ वायर ऑफ मटेरियल हैविंग लेंथ एल। एक वायर है जिसकी लेंथ एल है और एरिया क्या है, ए है। रेजिस्टेंस क्या है उस R1 का, रेजिस्टेंस है 4 ओम, जो पहला रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस क्या होगा, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, R2। सेकंड रेजिस्टेंस क्या होगा, उसी वायर का, सेम मटेरियल का, जब हम उसकी लेंथ को चेंज कर देते हैं, हाफ कर देते हैं और एरिया को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो हमें R2 फाइंड करना था। R1 यहाँ से क्या आ गया, रो एल बाय, हमने फॉर्मूला यूज करा। हमें पता था R1 हम केस 1 यूज कर रहे हैं, जो कि हमें वायर R1 है। तो R1 रेजिस्टेंस 1 इज इक्वल टू रो L1 जो होगा, L1 क्या हो गया, लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, और A1 क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट वायर। आगे चल के हमने R1 की वैल्यू को पुट कर दिया, जो कि क्या थी, 4 ओम। रो एज इट इज, रो कांस्टेंट होता है, और L1 अपॉन A1 यूज करा। इसको आप हटा भी सकते हो कि यहाँ से A1 और एल अपॉन ए, इस केस में हम एल अपॉन ए ही यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम आए सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या हुआ, हमें R2 फाइंड करना था। हमें R2 की वैल्यू नहीं पता थी, रो L2 बाय A2। लेकिन हमें ये क्या पता कि लेंथ जो हो गई सेकंड केस में, वो हो गई हाफ, वो हो गई हाफ, और जो एरिया था वो हो गया डबल। उसके बाद हमने 2 × 2 क्या हो गया, 4A, और जो रो एल एज इट इज रहा। उसके बाद हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया है, R2 इज इक्वल टू रो एल बाय 4A। इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने क्या कंपेयर, इसके बाद हमने क्या कंपेयर, फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने पे हमने यहाँ पे जो वैल्यू थी R1 की और जो थी R2 की, वो यहाँ पे पुट करी। R1 की वैल्यू 4, R2 की हमें निकालनी थी, रो एल अपॉन ए इंटू 4A अपॉन रो L2। में हमने L यूज करा था, तो L से L कैंसिल, रो से रो कैंसिल, A से A कैंसिल। उसके बाद जो R2 डिवाइड में था, ऊपर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया, और जो 4 मल्टीप्लाई में था वो लेफ्ट हैंड साइड जाके डिवाइड में हो गया, जिसकी वजह से कट के हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ गया, R2 की वैल्यू 1 ओम। आई होप आपको समझ में आ गया। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, जो भी मैंने साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ आपको सारे टॉपिक कवर करता गया हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, या मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर वहाँ पे अपलोड कर दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। और इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का, और आपके लिए इजी से इजी वीडियो मैं ला सकूं। शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी क्लास 10th में पढ़ रहा है या 10th में आने वाला है अभी, तो उसके लिए भी बेनिफिट ही होगा, वो पहले से ही तैयार रहेगा क्लास 10th के लिए। और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, जिससे मैं और वीडियो आपके लिए अच्छी से अच्छी ला सकूं। थैंक यू।